नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है सन्यासी विद्रोह 1763 से सन 1800 ईस्वी तक। इस संपूर्ण समय काल में बंगाल के उत्तरी हिस्सों में सन्यासियों द्वारा या धार्मिक भिक्षुकों द्वारा इस क्षेत्र के धनाढ्य लोगों पर हमला किया गया था। तो थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि 1763 से सन 1800 ईस्वी तक ये धार्मिक भिक्षुक उत्तरी बंगाल के इन हिस्सों में ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये इस क्षेत्र के धनाढ्य व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों के घरों तथा सरकारी गोदाम एवं सरकारी खजाने पर हमला किया करते थे। तो थोड़ा सा हम ये जान लें कि उत्तरी बंगाल का जैसे जो मैं हिस्सा बता रहा हूँ, तो उत्तरी बंगाल के किन जिलों में ऐसी घटनाएं 1763 से सन 1800 ईस्वी तक हुई थी। तो उसमें कुछ नाम हैं, जैसे बोगरा, मेमनसिंह, किशोरगंज, सिराजगंज, राजशाही, बलूरघाट, इंगराज बाजार एवं रायगंज। ये ऐसे उत्तरी बंगाल के क्षेत्र थे जहां पर 1763 के वर्ष से ही धार्मिक भिक्षुकों का दल अपना ग्रुप बनाकर इस क्षेत्र के धनाढ्य व्यक्तियों, सरकारी कर्मचारियों के घरों एवं सरकारी खजानों तथा सरकारी अन्न भंडारों पर हमला करता था। तो थोड़ा सा बस मैं इनका अगर एक लोकेशन मोटा मोटा बना दूं तो इससे चीज़ें थोड़ा और क्लियर होती जाएंगी। तो जैसे मैंने नाम लिया कि बोगरा, मेमनसिंह, किशोरगंज, सिराजजंग और आपका जो है ये राजशाही, बलूरघाट, इंगराज बाजार एवं रायगंज। तो जैसे आपका ये हो गया बोगरा, मेमनसिंह और आपका जो है यहाँ पर किशोरगंज, फिर इधर राजशाही और सिराजगंज और इधर आपका रहेगा रायगंज, बलूरघाट और इंगराज बाजार। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तरी बंगाल के इन जिलों में 1763 से किस प्रकार धार्मिक भिक्षुकों का दल या सन्यासियों का दल इस हिस्से के धनाढ्य व्यक्तियों, सरकारी खजानों, सरकारी अन्न भंडार एवं सरकारी अधिकारियों के घरों पर ये हमला किया करते थे। तो ये जो है आपके जिले हैं उत्तरी बंगाल के। इसमें ये बोगरा, मेमनसिंह, किशोरगंज, सिराजगंज, राजशाही वर्तमान में बांग्लादेश के हिस्से हैं, जबकि रायगंज, बलूरघाट और इंगराज बाजार ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल के हिस्से हैं। तो जैसे मैंने बताया कि धार्मिक भिक्षुकों का दल या सन्यासियों का दल उत्तरी बंगाल के इन हिस्सों पर हमला करता था, तो थोड़ा सा हम ये जान लें कि ये धार्मिक भिक्षुकों का दल या ये सन्यासी वास्तव में ये थे कौन, इनकी पहचान कौन थी। तो ये वास्तव में हिंदू और मुसलमान किसान थे जो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण या उस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था की कमजोरियों की वजह से उनकी ज़मीनें उनसे छीन गई थी। तो पहचान में हम केवल इतना लिख दें कि ये जो धार्मिक भिक्षुक थे ये हिंदू और मुसलमान किसान थे जो कि जो है आर्थिक व्यवस्थाओं की वजह से उन्हें उनकी ज़मीनें उनसे छीन गई थी। तो मैं यहाँ लिख दूं कि ये धार्मिक भिक्षुक थे, धार्मिक भिक्षुक, लेकिन मूलतः यह जो किसान थे, हिंदू और मुसलमान, अब प्रश्न उठता यह है कि ये जो धार्मिक भिक्षुक जो कि मूलतः हिंदू और मुसलमान किसान थे, ऐसी कौन सी इनके साथ परेशानियां थी जिसकी वजह से उत्तरी बंगाल के इन जिलों में यह जो है इस प्रकार के छापामार या गुरिल्ला तकनीकी से ये आक्रमण करके अन्न भंडारों पर ही हमला करते थे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि किस प्रकार की उस क्षेत्र की आर्थिक पृष्ठभूमि थी जिसकी वजह से किसानों को
यह कदम उठाना पड़ा था। तो थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि किस प्रकार 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में प्लासी का युद्ध जीतती है और बंगाल में वह नृप निर्माता की भूमिका में आ जाती है। अर्थात बंगाल में अब नवाब वही बनेगा जिसे कंपनी चाहेगी और कंपनी नवाब उसी को बनाती थी जो कि समय समय पर कंपनी को नजराना देता रहा। मैं इसका आपको एक उदाहरण बता दूं कि जैसे आपके जो है जब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया जाता है और उनके स्थान पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, तो मीर जाफर 1757 से सन 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव को 3 करोड़ रुपए की घूस देता है और उन्हें अलग से 2,34,000 पाउंड की व्यक्तिगत उपहार देता है। तो स्वाभाविक बात है, ये जो काम कंपनी जो है नवाबों से नजराना ले रही थी, तो स्वाभाविक बात है कि नवाब ये जो नजराना कंपनी को दे रहा था तो अंततः वह किसानों पर ही इसे थोपता था कि लगान के रूप में या किसी अन्य कर के रूप में किसानों से जो है यह पैसा लिया जाता था। तो स्वाभाविक बात था कि ये हिंदू और मुसलमान उस क्षेत्र के जो किसान थे उन्हें वो उतना लगान दे नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उनकी जमीनें उनके हाथ से छिन रही थीं। तो पहले में हम केवल इतना लिखें कि कंपनी द्वारा नवाब से नजराने की मांग करना। कंपनी द्वारा नवाब से नजराने की मांग करना, दूसरे में हम ये जानते हैं कि किस प्रकार 1765 के वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार मिल जाता है। अर्थात अब कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र से किसानों से जो है लगान वसूलने का इसे दायित्व मिल जाता है। तो मैं अगर आपको एक मैं आंकड़ा आपको बताऊं, तो जब यह अधिकार कंपनी को नहीं मिला था, अर्थात 1765 के पहले जब नवाब किसानों से लगान वसूलता था, तो उस समय लगान की यह राशि जो है 80 लाख रुपए हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही कंपनी को 1765 में दीवानी अधिकार मिलता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र से किसानों से लगान वसूलने का उसे अधिकार मिलता है। कंपनी 1765 से 1767 के वर्ष मात्र 2 वर्ष में ही वह 2,24,67,500 रुपए इकट्ठा करती है। कितना? 2,24,67,500 रुपए वह जो है किसानों से लगान के रूप में इकट्ठा करती है। तो हम देख सकते हैं कि जब नवाब वसूलता था तो 80 लाख रुपए था, अब कंपनी वसूल रही है तो 2,24,67,500 रुपए वह वसूली। अर्थात नवाब की तुलना में जस्ट तिगुना वह कंपनी जो है किसानों से लगान वसूलती है। तो स्वाभाविक बात है कि इसका असर किसानों पर पड़ता और इससे उनकी जमीनें छिन रही थी और वह खेती नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ दूसरे में हम ये लिखें कि कंपनी को दीवानी अधिकार मिलने से अधिक लगान की मांग करना। कंपनी को दीवानी अधिकार मिलने से अधिक लगान की मांग करना। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार यह 3 गुना अधिक हो चुका था। अधिक लगान की मांग करना। तीसरा, तो स्वाभाविक बात है कि किसानों पर इसका प्रभाव पड़ता। 1770 के वर्ष में बंगाल में अकाल पड़ता है, जिसकी वजह से बंगाल की 1 करोड़ जनता भूख की वजह से मर जाती है। तो स्वाभाविक बात है कि इसकी वजह से भी ये सब खेती बाड़ी अपना छोड़कर इन धार्मिक भिक्षुकों के दल में ये जो किसान थे, जो सामान्य किसान थे, ये शामिल हो गए थे। तो हम यहाँ लिखें कि 1770 के वर्ष में अकाल। चौथा,
हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार 1772 के वर्ष में यह बंगाल के क्षेत्र में फार्मिंग व्यवस्था या फार्मिंग सिस्टम की स्थापना करता है। अर्थात किसी क्षेत्र में यदि उस क्षेत्र से कोई व्यक्ति सबसे अधिक लगान वसूलने का यदि वह दावा करता है तो उसे उस क्षेत्र से लगान वसूलने का ठेका दे दिया जाता था। तो स्वाभाविक बात है, किसी क्षेत्र में यदि अधिक लगान वसूलने का कार्य किसी व्यक्ति ने लिया है तो इसका प्रभाव इन किसानों पर पड़ता। तो चौथे में हम लिखेंगे कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा फार्मिंग सिस्टम की स्थापना से भी किसानों पर प्रभाव पड़ा। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा फार्मिंग सिस्टम की स्थापना। इसमें हुआ क्या था कि किसी क्षेत्र से वह व्यक्ति जो उस क्षेत्र से अधिक लगान वसूलने का दावा करता उसे जो है लगान वसूलने का अधिकार दे दिया जाता। तो इससे जो है इन किसानों पर उसका प्रभाव पड़ता। देखिए स्वाभाविक बात है, ये ऐसी 4-5 आर्थिक परिस्थितियां थी जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान किसान जो अपनी जमीन पर खेती करता था उन्हें खेती बाड़ी छोड़कर धार्मिक भिक्षुकों का चोला पहनना पड़ा। अगर इनके हम धार्मिक भिक्षुकों के दल की बात करें तो अगर इनका बड़ा दल होता था तो यह 5 से 7 हजार का एक इनका गुट होता था। यदि इनके छोटे दल होते थे उसमें 50-100 लोग शामिल हो जाया करते थे। ये जो है उत्तरी बंगाल के इन हिस्सों में मैमनसिंह, बोगरा, सिराजगंज, किशोरगंज, राजशाही, बलूर घाट, इंग, राजबाजार एवं रायगंज के हिस्सों में धनाढ्य व्यक्तियों के घरों पर ये हमला करते थे, सरकारी कर्मचारियों के घरों पर हमला करते थे, सरकारी अन्न भंडार एवं सरकारी खजानों पर ये हमला करते थे। तो घटना में मैं केवल इतना लिखूंगा कि धार्मिक भिक्षुकों का दल सरकार जो है इन लोगों के घरों पर हमला करता था। धार्मिक भिक्षुकों का दल गुट बनाकर छापामार तकनीकी से छापामार तरीके से धनाढ्य व्यक्तियों, सरकारी कर्मचारियों व सरकारी अन्न भंडार तथा सरकारी खजाने पर जो है हमला करते थे। देखिए तो हम ये देखें किस प्रकार ये धार्मिक भिक्षुकों का दल जो कि वाकई में यह हिंदू और मुसलमान किसान थे, आर्थिक व्यवस्था की वजह से इन्हें यह काम करना पड़ रहा था। स्वाभाविक बात है कि इनके सामने भूख की समस्या थी। दूसरी बात की उस समय उद्योग धंधे इतने उन्नत नहीं थे कि इन लोगों को रोजगार वो दे पाए। अगर इस आंदोलन में या इस विद्रोह में हम नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इसमें आपके मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी का नाम सामने आता है। मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी का नाम सामने आता है। तो मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी ये दोनों मुस्लिम थे और ये दोनों हिंदू थे। तो कहने का मतलब है हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर ये इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो अंजाम देते थे।
अब थोड़ा सा यदि एक चीज हम देख लें तो हम जानते हैं कि किस प्रकार 1770 के वर्ष में जब बंगाल में अकाल पड़ता है, बंगाल की 1/3 जनता या 1 करोड़ जनता भूख की वजह से मर जाती है। ऐसी स्थिति में गांव के छोटे जमींदार, भूतपूर्व सैनिक एवं गांव के छोटे मोटे कर्मचारी भी धार्मिक भिक्षुकों के इन दल में वे शामिल हो गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि धार्मिक भिक्षुकों की संख्या अब बढ़ने लगी थी और कालांतर में इन्होंने जो है बोगरा और मैमन सिंह में अपनी स्वतंत्र सरकारें भी बनाई थी। बोगरा और मैमन सिंह में इन्होंने अपनी स्वतंत्र सरकारें भी बनाई थी। तो प्रबल रूप में हम ये लिखें कि अकाल की वजह से धार्मिक भिक्षुकों की संख्या बढ़ गई और कालांतर में इन्होंने बोगरा एवं मैमन सिंह में स्वतंत्र सरकारें भी बनाई थी। अकाल की वजह से धार्मिक भिक्षुकों की संख्या बढ़ी व इन्होंने बोगरा व मैमन सिंह में स्वतंत्र सरकार बनाई। स्वाभाविक बात है, स्वतंत्र सरकार बनाने लगे थे। ब्रिटिश पदाधिकारियों के घरों पर हमला कर रहे हैं, सरकारी खजाने पर हमला कर रहे हैं। इनके खिलाफ जो ब्रिटिश सरकार ने काफी कार्रवाई की थी, इसमें वारेन हेस्टिंग्स का नाम आता है। तो इसमें हम लिख लें कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कार्रवाई किया जाना, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दमन की कार्रवाई स्वाभाविक बात है कि जब ये स्वतंत्र सरकारें बना रहे, इनके घरों पर वे हमला कर रहे थे, तो स्वाभाविक था कि ब्रिटिश सरकार इनसे जो है एक शस्त्र तरीके से जो है इनसे मुकाबला करती है। अब इस संपूर्ण घटना का जिक्र हमें वैसे तो उस समय के साहित्य में मिलता है। कालांतर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ में इस घटना के बारे में उल्लेख किया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ। हम जब 1859-60 में नील आंदोलन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उस घटना के बारे में दीन बंधु मित्र का बंगला नाटक है नील दर्पण। उसमें नील विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि सन्यासी विद्रोह के बारे में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में इसकी जानकारी हमें मिलती है। चलिए, आज आपका अपना ये जो है टॉपिक कंप्लीट है। धन्यवाद।